नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और ओमवाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो चलिए बिना देर समय गवाए हुए मैं राष्ट्रपति के बारे में शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। सबसे पहले जो है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि वे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वे इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ कौन लेते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद हमारे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कई राज्य में है द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें कि एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद का सदस्य नहीं लेते हैं। सिर्फ इसमें निर्वाचित सदस्य ही सभी भाग लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि केंद्र शासित यानी कि केंद्र शासित जहाँ भी विधानसभा चलती है, जैसे कि दिल्ली में एक विधानसभा चलती है और पांडिचेरी में, पुदुचेरी में जो है वे विधानसभा वहाँ भी चलती है। तो इसके दोनों विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ वे भाग नहीं लेते हैं। तो एक एमएलए के वोट का मूल्य कितना है, तो ये इसलिए व्यवस्था किया गया है ताकि सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हो, इसलिए इस व्यवस्था का उपयोग किया गया है। एक एमएलए के वोट का मूल्य जो है वहाँ के उस राज्य के कुल जनसंख्या बटे वहाँ के कुल जो है विधायक की संख्या को भाग देकर 1/1000 से गुना कर देने पर एक विधायक के मूल्य का, एक विधायक के वोट का मूल्य पता निकल जाता है। फिर उसके बाद जो है एक एमपी के वोट का मूल्य कितना है, तो यानी कि सभी राज्य के जितने भी राज्य में विधायक जो है पूरे राज्य के विधायक के कुल वोट की संख्या बटे हमारे देश में जितने भी सांसद हैं उसकी संख्या से भाग देकर ये एक संसद के वोट का मूल्य निकाला जाता है। ये दोनों विधायक और संसद जब वोट गिराने जाते हैं तो इनको एक मत पत्र दिया जाता है। वो अपने प्रतिनिधि का को वरीयता क्रम में महत्व दे सकते हैं। जैसे कि अगर 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसमें अगर एक विधायक या संसद जाता है वोट गिराने तो वे चारों उम्मीदवार को अपने वरीयता क्रम में महत्व दे सकता है। जिस प्रकार से जैसे हम उदाहरण में देखें कि हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिस द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो अगर कोई विधायक या संसद वोट गिराने जाता है तो वे 1 नंबर में जैसे कि द्रौपदी मुर्मू को दे दिया, फिर वरीयता क्रम में दूसरे क्रम में जो है वे यशवंत सिन्हा को दे सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वे वरीयता क्रम में सभी उम्मीदवार को वे महत्व दे सकते हैं। इस प्रकार से वे ऐसे वोट गिराते हैं जिस उम्मीदवार को निश्चित मत प्राप्त हो जाता है। निश्चित मत कैसे प्राप्त होता है, जैसे कुल वैध मत जितने वोट गिरते हैं और बटे जो है 1+1 यानी कि 1 ही चुना जाता है राष्ट्रपति, तो 1 हो गया और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया। ये कुल वैध मत बटे 2 प्लस इसके शेषफल में जो है 1 जोड़ देंगे तो एक निश्चित मत प्राप्त होता है। जिस उम्मीदवार को निश्चित मत प्राप्त हो जाता है वे राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर हो गया एकल संक्रमण मत द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत द्वारा होता है और वोटिंग वरीयता क्रम में दिया जाता है, ये भी हम सीख लिए। और चुनाव विवाद, जब भी राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चुनाव विवाद होती है तो वे जो है सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें अंतिम रूप से होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए
और उन्हें 35 वर्ष का भी होना चाहिए। उनको लोकसभा वे जो है लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनको होना चाहिए। और उसके बाद जो है जमानत राशि के रूप में जो है वे भारतीय रिजर्व बैंक में वे 15,000 रुपया जमा करते हैं। जिस उम्मीदवार को टोटल पड़े वोट में 1/6 भाग वोट नहीं आता है तो उनका पैसा जो है जब्त कर लिया जाता है, उनका पैसा रख लिया जाता है, उन्हें घुमाकर लौटाकर नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो है ये सिर्फ ये जमानत राशि और व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि ये वैसे उम्मीदवार को हतोत्साहित किया जा सके जो कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने योग्य नहीं हो। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो कि वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है और कुछ पैसा नाम होने के खातिर, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बहुत पूरे देश में जाना जाता है, सिर्फ नाम के लिए अगर वो कुछ पैसा दे के और पहले 1997 में जो था सिर्फ 10 प्रस्तावक होना चाहिए और 10 अनुमोदक होना चाहिए और 2500 रुपया ही लिया जाता था जमानत राशि के रूप में। तो वे आम लोग भी जो है चुनाव लड़ लेते थे जाके, ताकि पूरे भारत में उसकी जान पहचान हो सके। इस प्रकार से ये व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब जमानत राशि जो है 15,000 रुपया रिजर्व बैंक में जमा करना होता है और 1/6 वोट अनिवार्य वे लाना होता है, तभी उसका पैसा वापस होता है, नहीं तो ये रख लिया जाता है। फिर उसके बाद इसका राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो राष्ट्रपति का पद रिक्तता किस प्रकार से हो सकता है, आगे इसके बारे में जानते हैं कि एक प्रकार से होता है कार्यकाल अगर पूर्ण हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव फिर दूसरे वर्ष कार्यकाल के लिए होगा। तो ये जो है कार्यकाल पूर्ण होने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। फिर अगर वो त्यागपत्र द्वारा त्याग दे दे, त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र के माध्यम से भी जो है राष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं। फिर महाभियोग के द्वारा अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए तो महाभियोग लाने के लिए एक तरीका होता है कि वो दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लिया जा सकता है। तो जिस भी सदन में राष्ट्रपति पर उन्हें संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है उस सदन में 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी जो है ये महाभियोग लाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है दोनों सदन से 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है महाभियोग को, और उसके बाद अगर ये दोनों सदन से प्रस्ताव पारित हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। फिर उसके बाद अगर मृत्यु हो जाए हमारे राष्ट्रपति का तो फिर उसके बाद ये पद खाली हो जाते हैं। ये पद खाली होने के बाद जो है हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को दिया जाता है या समय रहते दूसरा चुनाव कर लिया जाता है। फिर शेषकाल के लिए नहीं, ये पूर्णकाल के लिए ही होती है। अयोग्य, अगर वो राष्ट्रपति होने के अयोग्य हो जाए या अयोग्य घोषित किया जाए तो ऐसे होता है। फिर उसे क्या क्या सुविधाएं मिलती है? पहले तो उन्हें अपराध उन्मुक्ति, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति है उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है उसके कोर्ट में, तो इस प्रकार से जो है उन्हें अपराध से उन्मुक्ति होती है। उन्हें किसी प्रकार का केस नहीं होता है उन पे, जब तक वे राष्ट्रपति होते हैं उन्हें कोई जेल नहीं भेजा जाता है, उसे किसी भी तरह के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया जाता है जब तक वे राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद सचिवालय स्टाफ, उन्हें सचिवालय स्टाफ मुहैया कराया जाता है। उनका वेतन 5 लाख रुपया है पर मंथ और 50% पेंशन बाद में मिलता है। चुनाव कई बार लड़ना, यानी कि हमारे देश में जो है एक उम्मीदवार जो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे कि अमेरिका में है कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति वहाँ नहीं बन सकता है। तो हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था जो है कि कई बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो व्यक्तिगत अपराध के लिए भी उन्हें उन्मुक्ति प्रदान दिया जाता है। फिर आवास दिया जाता है, फ़ोन, कार, यात्राएं सुविधाएं दी जाती है। फिर उसके बाद पति या पत्नी को उनके मृत्यु के बाद जो है पति या पत्नी को उनके पेंशन का 50% पेंशन जो है उनके पति और पत्नी को दिया जाता है। फिर महाभियोग के बारे में तो हम जान ही गए हैं, महाभियोग किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार।